नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर ग्रुप में पिछले 2-3-4 दिनों से अच्छी खरीदारी आई हुई है। इवन ये जो भयंकर गिरावट आई थी, क्रैश वाला दिन था, इस दिन मार्केट में हर जगह गिरावट ही गिरावट थी। तो फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स में भी भयंकर गिरावट हुई थी और उसके बाद एक लो बना। लो बनने के बाद भयंकर अपमूव आ रहा है। ये अपमूव क्यों आ रहा है वो भी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट की बात करेंगे जो फ्यूचर रिटेल ने सबमिट किया एक्सचेंजेस को हम आपके लिए। तो चलिए, जो यहाँ पर मेन चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर अपना जो एनालिसिस है वो आपको सामने रखेंगे। एक छोटी सी जानकारी आपको आगे बढ़ने से पहले देना चाहेंगे जो इस डॉक्यूमेंट में ही है। 3 लाख के आसपास शेयर होल्डर्स हैं, आप सबको ये बात तो पता ही होगी, और 25,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो इसको भी बहुत ध्यान में रखेगा कि उसके फैसले से, उनके द्वारा दिए गए फैसले से 25,000 लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 3 लाख शेयर होल्डर्स का पैसा जलकर राख हो सकता है। ये सारी कंडीशन है। खैर, जो यहाँ पर दिक्कत है वो इनके पास जो क्रंच आ गया, मतलब कैश की जो किल्लत आ गई उस कारण आई, क्योंकि बैंक पे कर्जे बहुत क्योंकि इस स्टॉक पे कर्जे बहुत थे और ये स्टॉक लोन लेकर बैठा हुआ था, इसलिए बैंकों का बोझ इनके ऊपर बढ़ने लगा और इस कारण अपने आप को दिवालिया घोषित करने के अलावा इनके पास कोई और चारा बचा नहीं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब इनके ऑपरेशंस नहीं हुए तो उससे लॉसेस आए और जो कर्जा है उस पर भी और कर्जा बढ़ने लगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज जब चलने लगती है तो आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। अब जो मेन मुद्दा है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, वो है पेज नंबर 4 पर। तो चलते हैं पेज नंबर 4 पर और वहाँ पर डिस्कशन आपके साथ करेंगे। जी हाँ, हम यहाँ पर आ गए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यहाँ पर हम आपके सामने रख रहे हैं। फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाई अमेजॉन के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, इट इज़ क्लियर दैट अमेजॉन वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द इम्पीडिंग फाइनेंशियल क्राइसिस एट फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। इम्पीडिंग मतलब जो आने वाला खतरा है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो आने वाली थी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड में, इसकी जानकारी अमेजॉन को पहले से थी, मतलब दी गई थी जानकारी, ड्यू टू द पैंडमिक एंड वाज मोरओवर आस्क्ड टू स्टेप इन टू हेल्प रेस्क्यू फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। मतलब अमेजॉन से हेल्प सहायता मांगी गई थी कि वो स्टेप इन करे, मतलब कि इस मामले में दखल दे और जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को दिक्कतें आ रही हैं उसमें वो अपना कदम आगे बढ़ाकर बैंकों से समझौता कर कर कुछ ना कुछ इसका समाधान निकाले। लेकिन अमेजॉन ने ऐसा नहीं किया उस वक्त। इसका मतलब क्या है कि अमेजॉन के पास सारी जानकारी थी कि इनको दिक्कतें आ रही हैं। अब अगर इसके आप मतलब बैकग्राउंड स्टोरी में जानना चाहोगे तो समझ लीजिए, रिलायंस के हाथों में जाता हुआ अमेजॉन नहीं देखना चाहता फ्यूचर रिटेल किसी भी हाल में, इसीलिए ये केस किया गया है अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट जो मैंने आपके सामने पढ़ा। अब न्यूज़ का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को आप भी पॉजिटिव साइड लेकर चलोगे और मैं भी इसको पॉजिटिव साइड ही लेकर चलूँगा। लेकिन आपको एक बात समझनी है कि अभी ये फाइनल फैसला है नहीं डील को लेकर, इसलिए इस चीज़ को हम पॉजिटिव तो दे सकते हैं लेकिन बहुत 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 पॉजिटिव साइड में अगर आप लेकर जाना चाहोगे तो वो है नहीं, क्योंकि अमेजॉन को सारी बातें पता थी। ये चीज़ कोर्ट में पेश हुई हैं, प्रस्तुत हुई हैं, इसके मतलब प्रूफ प्रस्तुत हुए हैं। कोर्ट ये बातें कह भी रहा है जिस हिसाब से हमारे सामने डॉक्यूमेंट रखा गया है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के द्वारा। इसका मतलब क्या है कि हम आप एक पॉजिटिव नोट पर खड़े हुए हैं इस डील को लेकर। लेकिन दूसरी दिक्कत क्या है कि जब भी कोई फैसला कोर्ट में जाता है तो आपको सबको पता है कि कोर्ट में जाने के बाद क्या हाल होता है, कितना समय लग सकता है किसी को नहीं पता। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। इवन कुछ कुछ केसेस में तो 3-3, 5-5 साल लग जाते हैं उसको फाइनल डिसीजन आने में। लेकिन ऐसे चांसेस बहुत रेयर केसेस में होते हैं कि इतने लोगों के साथ जब मतलब दिक्कतें जुड़ी हों, 3 लाख शेयर होल्डर्स, 25,000 एम्प्लॉयज़, तो कोर्ट भी कोशिश करता है कि मामला जल्दी से जल्दी ख़त्म करें और हम सबको एक सोल्यूशन पे लाकर खड़ा करें। दूसरी जो बड़ी न्यूज़ चल रही है वो ये है कि लेंडर्स मतलब बैंक्स अलग से कमेटी बना रहे हैं और ये कमेटी बिल्कुल आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ही बन रही है। 31 दिसंबर से पहले वो नई चीज़ें करेंगे। क्या करेंगे? जो स्कीम थी इनको कर्जा देने वाली, उसको रिकास्ट किया जाएगा। रिकास्ट का मतलब फिर से उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं। और बैंक ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आपको सबको पता है, क्योंकि बैंक को भी लग रहा है कि डील होने में भी समय लग सकता है और उनका जो कर्जा दिया हुआ है वो एनपीए किस तरीके से किस कैटेगरी में चला जाएगा, उसके लिए प्रोविजनिंग कितनी करनी है, ये सारी चीज़ें बैंकों के लिए भी दिक्कत का सबब है। आरबीआई के हिसाब से वो भी अपना काम करना चाहते हैं। देखो, कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि सबको अपना फ़ायदा देखना है। बैंक अपना फ़ायदा देख रहे हैं, शेयर होल्डर्स अपना फ़ायदा देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनारियो की बात करें, ऊपर से टॉप से देखें, तो आपको लगेगा कि कुछ जगहों पे ही स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ हर जगह है। अमेजॉन अपना स्वार्थ देख रहा है,
फ्यूचर रिटेल का अपना अलग स्वार्थ है, वो किस कैटेगरी का है वो आप सब जानते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ का अलग स्वार्थ हो गया, फिर हम जैसे हम आप अगर शेयर लेकर रखे हुए हैं हम आपका अलग स्वार्थ है। तो इन सब कैटेगरी के बाद इन सब चीज़ों को समझने के बाद हम क्या डिसीजन ले सकते हैं इस वक्त फ्यूचर रिटेल के स्टॉक पे। देखो, मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपसे कह देना चाहता हूँ कि मार्केट जो है ना वो अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं पसंद करता है। आप जाकर एग्जाम्पल देख लीजिएगा टाटा मोटर्स का, ठीक है। अब टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक एक समय 600 का जाकर ट्रेड कर रहा था, कहाँ से 60 रुपये से 10 गुना हो गया। उसके बाद यहाँ से 90% के आसपास गिर जाता है, फिर से वापस 60 रुपये पे आ जाता है। तो ये अनसर्टेनिटी के कारण हुआ, क्योंकि जब स्टॉक 600 पहुंचा तो इसका मतलब स्टॉक में कुछ तो अच्छा रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। एक बड़ी ब्लू चिप कंपनी होने के बाद जब कोई कंपनी इतने ऊपर से 90% गिर जाए तो वहां पर कुछ खतरनाक होना चाहिए, और कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। लेकिन कंपनी ने क्या हमको दिखाया, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, वहाँ पर कुछ क्लियर नहीं था हो क्या रहा है। ये जो वहाँ की डील किए थे, विदेशी कंपनी खरीद रहे हो, फोर्ड की कंपनी, आप जैगुआर लैंड रोवर खरीद तो रहे हो, उस पर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हो, इंडियन मार्केट में आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, कभी आपको लॉस हो जा रहा है, कभी प्रॉफिट हो जा रहा है, आपका कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, कभी अचानक से कोई इवेंट आ जा रहा है आपके यहाँ। तो ये सारी सिचुएशन को जब बाजार नहीं समझ पाता है तो वो बिल्कुल सम्मान नहीं देता और स्टॉक को धड़ाम से पटकता है। ये चीज़ आप लिखकर मुझसे ले सकते हो। तो आपके सामने जो भी स्टॉक अनसर्टेनिटी से जूझ रहे होंगे, वहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ, जो आपको वैल्यू मिल रही होगी बहुत कम, यानी कि स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कोई चांस ही नहीं बनता है कि आप 150 प्लस पे कोई भी इस कैटेगरी का स्टॉक खरीदें। और जो भी स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आप सबको पता है कि फ्यूचर ग्रुप में मैंने आपको 45 दिन का एक चैलेंज भी दिया था कि डील होने, ये जो डील की डेट आई है इसके बाद 45 दिन बाद हम आपसे मिलेंगे। और मुझे भी इतनी भयानक उम्मीद नहीं थी कि इतनी भयंकर गिरावट आ जाएगी, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर आपको फंसाएगा। वो ये इस चीज़ से आपको अगर बचना है आगे, तो आगे सीखना चालू कीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार खड़ा हूँ, ढेर सारी वीडियोज़ हैं, आप उनको जाकर देखिए, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें आप खुद से सीखिए। अब आगे बढ़ता हूँ एक्सप्लेनेशन में। मैंने आपसे कहा जब भी कोई अनसर्टेनिटी वाली चीज़ आएगी आपके सामने तो स्टॉक आपको सस्ती कंडीशन में मिलेंगे। सस्ती मतलब इतना समझ लीजिए, उनका रेट तो कम होगा ही, लेकिन उनमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहेगा। मतलब बड़ा प्लेयर अपना पैसा इसमें नहीं डालना चाहेगा। अब आप एक बात बताइए, अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पर पैसा नहीं डाल रहा है, यानी कि इस स्टॉक को यहाँ पर मजबूती नहीं मिलेगी। अब अगर मजबूती नहीं मिलती है तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसमें गेम हमारे आपके साथ खेल सकते हैं। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको ट्रेडिंग अब इसमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि पूरा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, इस चीज़ से आपको बचना है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैंने आपसे कहा क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी के कारण। तो कुछ बातें हमको समझ में आ गई कि यहाँ पर अगर आपके पास स्टॉक है यहाँ कहीं के आसपास के रेट पे, तो आप स्टॉक महंगा नहीं खरीद रहे हो। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, टाटा मोटर्स भी महंगा नहीं था लेकिन लगातार गिरता गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाजार बिल्कुल सम्मान नहीं देती जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? जिससे आप अपने अंदर एक मैच्योरिटी की भावना लाओ इस बाजार में, यही चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। अभी अगर आपने 150 के आसपास 140, 130, 120 यहाँ कहीं अगर आपने खरीदारी की है तो आपने गलती की है। उसके नीचे अगर आपने खरीदारी की है तो आपने वो गलती नहीं की कि आपने महंगा स्टॉक खरीद लिया, बस आपने एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक खरीद लिया जो कि अभी मुश्किल कंडीशन से गुजर रहा है, जिसको अभी सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। सामना इनको दिक्कतों से करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद एक उजाला भी होता है। याद रखिए, समय छंटता है। बस हम इस उम्मीद में हैं कि डील हो जाए और एक क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी इन द सेंस, मैं ये स्टॉक अगर 50 भी गिर जाए चलेगा, लेकिन उसके बाद हमको एक क्लैरिटी चाहिए कि हम वहाँ पर पैसा कितना डाल सकते हैं। अभी आप अगर 100 में से 10 रुपये भी डालोगे तो उस पर भी हम रिस्क कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ बाजार में थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनिए, अपने आप को लर्निंग पे फोकस कराइए। इस स्टॉक को जितने भी नए लोग हो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी के लिए अवॉइड करिए बिल्कुल। और जिनके पास पहले की होल्डिंग है, अगर वो होल्डिंग आपको आपकी रातों की नींद हराम करके रखी है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जब भी आपको एक छोटी मोटी अपसाइड मिल जाए आप चुपचाप निकलिए, ठीक? क्योंकि अनसर्टेनिटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका स्टॉक बुरा है या आपने बहुत महंगा खरीद लिया है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा इस वक्त। लेकिन अगर वो आपकी रातों की नींद हराम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में सर्टेनिटी तो है नहीं, हमारे सामने क्लैरिटी है नहीं, हम न्यूज़ पे चलने वाले स्टॉक को लेकर बैठे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है हमको टेंशन होगी। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ऐसे स्टॉक से आपको पीछा छुड़ा लेना चाहिए। यहाँ लेने का रेट है ये सबको पता है, लेकिन कितने % का कॉन्फिडेंस के साथ ये कोई नहीं जानता। अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट जानता है, बाकी और कोई नहीं जानता। इवन फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉयज़ या जो CEO साहब हैं वो भी नहीं जानते, रिलायंस भी नहीं जानता। तो पॉजिटिव साइड क्या है? आप स्टॉक सस्ता खरीद रहे हो। दूसरी पॉजिटिव साइड क्या है? आपकी डील रिलायंस के साथ हुई है, एरो गैरू
नथु खैरू क्या कहते हैं, हाँ, इनके साथ नहीं हुई, मतलब भारत की सबसे बड़ी कंपनी के साथ आपकी डील हुई है। तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। पैसा आएगा जाएगा कहीं नहीं, सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। सीसीआई का आपको अप्रूवल मिल चुका है। नेगेटिव साइड सिर्फ इतनी है कि आपके सामने क्लैरिटी नहीं है। इस क्लैरिटी के लिए आप कितना प्रीमियम पे कर सकते हो, मतलब कितना बड़ा रिस्क ले सकते हो। अगर आपकी रातों की नींद नहीं हराम होती है तो आप बने रह सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में पॉजिटिव न्यूज़ आने के भी आसार हैं, नेगेटिव न्यूज़ आती ही रहती है, आपको सबको पता है। तो यही मैं आपसे अपना फाइनल कंक्लूजन आपके सामने रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। बहुत सारे स्टॉक्स गिरते उठते रहते हैं, वहाँ पर आप नई खरीदारी करने के बारे में सोचिए। अगर आपको नुकसान फ्यूचर ग्रुप ने दिया है तो ज़रूरी नहीं यही आपकी रिकवरी कराए। सीख लीजिए सारी चीज़ें, सारी तरीके से रिकवरी बहुत जल्द हो जाएंगी अगर आप सीखने पे फोकस करते हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं हाउ टू रिकवर लॉस वाली कोई बढ़िया बेहतरीन वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि फंसाने वाले तो फंसा देते हैं, उसके बाद जो बेचारा शेयर होल्डर होता है उसकी तकलीफ को कोई नहीं समझना चाहता, चाहे टीवी वाले हों या चाहे यूट्यूब एक्सपर्ट्स जो अपने आप को सो कॉल्ड एक्सपर्ट कहते हैं। तो इसीलिए आपको खुद की लर्निंग पे फोकस करना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा। हम आपका साथ देने के लिए पूरे तरीके से खड़े हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।